किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पंगु बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके फाइनेंशियल पावर को ही छीन लिया जाए। हाँ, अगर किसी के फाइनेंशियल पावर को छीन लिया जाए तो वो इतना वीक हो जाएगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही कुछ किया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा ही किया। उसने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल पावर को छीन करके उसको कम्प्लीटली पंगु बना दिया। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। वो किस प्रक्रिया के तहत हुआ, क्या क्या उसको लेजिस्लेटिव सैंक्शन लगाए गए, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। मैं सत्यवान आनंद। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो ये हमारे पास आया ही क्यों, सबसे बड़ा कारण ये है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चार्टर एक्ट 1833 से पहले अगर हम देखें, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में एक बात ये थी, ये फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, यानी जो ब्रिटिश इंडिया है उसके सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। पर ये अंतिम चरण था तो स्टार्टिंग चरण कौन था, इसके हम देखते हैं। एक्चुअल में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसका कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो आया ही क्यों। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन था, जिसके वजह से कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई और उसने 1 लाख स्टर्लिंग पाउंड 1773 में लोन के लिए आवेदन कर दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, स्टाफ माला माल हो रहे हैं, वो इतने अमीर हैं कि वो लंदन के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनकी काउंटिंग हो रही है, लेकिन कंपनी दिवालिया हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है, जांच हुआ तो पता चला बहुत ज़्यादा करप्शन है और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मनमानी कर रही है। वो चार्टर जो दिया गया है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का लाया। बाद में उसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कंपनी पर और भी ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया कलकत्ता में। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्लैश होने लगा, इंटरफेरेंस होने लगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल को कम करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट लाया गया। फिर भी अब क्या हुआ, क्लैशिंग में कोई फर्क नहीं आया, क्लैशिंग बढ़ती जा रही थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके बाद फिर एक्ट ऑफ 1786 है। 1786 में जब कार्नवालिस भारत में आया तो फिर से एक एक्ट लाया गया। फिर चार्टर एक्ट 1793 आता है, उसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया था। फिर 1813 में एक एक्ट आया। इन सब एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्रक्रिया एक था 1773 से 1833 तक, जो ये हम एक्ट देखे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट देखे हैं, चार्टर देखे हैं, ये धीरे धीरे प्रक्रिया थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल स्थापित कर रही थी, सारे पावर को एक जगह इकट्ठा कर रही थी, सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी। अगर हम देखें 1833 से पहले जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल ये प्रेसिडेंसी थे, इनके सारे पावर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ट्रांसफर कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको अंडर में सब काम कर रहे थे। कौन? बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। यानी ये सब के सब प्रेसिडेंसी अब एक सबऑर्डिनेट बॉडी की तरह काम कर रही थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट बन चुके थे। कब? 1833 के चार्टर एक्ट आने से पहले। तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें कि 1833 में ब्रिटिश का राज था कितना। अगर हम देखें 1833 में, ये भारत का एक मैप है। अगर हम मैप में देखें, जो पिंक कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिंक कलर से जो रीजन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पिंक कलर का रीजन जो है, ये क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है। यानी पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, बंगाल। और बंगाल का जो कॉन्सेप्ट उस समय था, उस समय बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल प्रेजेंट टाइम का, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सब के सब बंगाल ही कहलाते थे। तो ये पूरा यूपी का हिस्सा, जिसमें अवध का हिस्सा नहीं था, लेकिन अवध पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और ये दिल्ली और एटसेट्रा, ये जो पार्ट हैं, इन पर इनका कंट्रोल था। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे से
सारा पावर ले लिया, मद्रास से ले लिया, बंगाल से ले लिया, और ये सारे रीजन से जब इनका पावर कंसोलिडेट हो गया, सारे पावर को एक पर्सन में ट्रांसफर कर दिया गया, तो इसको कहा गया कि ये सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी को कंप्लीट किया। यानी जो हम कह रहे हैं फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, तो ये इसका मतलब है कि सारे पावर को, जो भी पावर इनके पास था, एक पर्सन में निहित हो गया। वो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जब सारे पावर एक पर्सन में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? अब वो एक रीजन का गवर्नर जनरल नहीं रहा, अब केवल बंगाल का नहीं रहा, इसलिए उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट के पहले, चार्टर एक्ट 1833 के आने से पहले क्या होता था, यहाँ पर जो भी लॉ आते थे उन सभी लॉ को रेगुलेशन कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के बाद जितने भी लॉ आए उन्हें एक्ट कहा गया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 1773 के पहले या 1773 के टाइम में, उसके बाद में लेजिस्लेचर नाम की कोई बॉडी नहीं हुआ करती थी, लेजिस्लेचर नाम का कोई फंक्शन नहीं होता था। यानी एग्जीक्यूटिव ही लेजिस्लेचर के फंक्शन को परफॉर्म करती थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट ने एक नया नियम बनाया, ने एक लेजिस्लेटिव संक्शन अप्लाई कर दिया। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। लेजिस्लेटिव संक्शन का पावर किसके पास था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले हुआ करता था, उसके पास एक लेजिस्लेटिव फंक्शन आ गया, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी आ गया। उसने एक संक्शन लगा दिया इसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। यानी जो काम अब तक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट करती थी, अब लेजिस्लेचर के माध्यम से हो रहा था। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती थी उसे रेगुलेशन कहा जाता था, और जो लेजिस्लेचर अब लॉ बना रही है उसको एक एक्ट कहा जाता है। ये प्रक्रिया आज भी चलती है। जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसे एक्ट कहा जाता है, और जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लॉ बनाती है उसे एक्ट नहीं कहा जाता थी। प्रेजेंट टाइम में भी ये कॉन्सेप्ट हमको भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में दिखता है। अब हम अगर देखें तो सारा ये ब्रिटिश का जो टेरिटरी था, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी पर एक पर्सन का कंट्रोल हो गया। अब एक ही पर्सन है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वही कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरी पावर सेंट्रलाइज हो गई, वन मैन शो हो गया। यानी अब एक ही पर्सन सारे चीजों को कंट्रोल कर रहा है। वन मैन शो, ये पावर एक आदमी था कौन जिसके हाथ में कंट्रोल था? तो वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्चुअल में काम किस लिए कर रहा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कर रहा था। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को ये चार्टर एक्ट 1833 तक कंप्लीट कर लिया गया। यानी अब भारत के जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, वो डायरेक्ट उनका कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो गया। यानी कॉलोनाइजेशन की उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, और पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोल जो है स्थापित हो गया। यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है अब उसको पॉलिटिकली और लीगली अब वो लीगल कंट्रोल बना लिया। यानी अब भारत की जो टेरिटरी है, ब्रिटिश का कहना था कि अब मेरा इस पर लीगल कानूनी तौर पर अधिकार हो गया। यानी अब तक वो अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति या एक लुटेरा व्यक्ति नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि हमारा लीगल अधिकार अब है इंडियन टेरिटरी पर। तो ये एक्ट इसे स्पेसिफाई कर दिया। अब ये वन मैन शो में देखें तो एक्चुअल में कौन था? तो ब्रिटिश क्राउन। यानी ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे भारत के टेरिटरी पर राज करना शुरू कर दिया। आगे हम देखें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए, तो ये पर्सन कौन था? ये थे सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो थे 1828 में ही आ गए थे भारत में। यानी 1828 में ये कौन थे? भारत में आए। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बाद में ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके पास सभी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई। यानी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी की सिविल पावर थी, मिलिट्री पावर थी, उसको किसे दे दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर भी दिया, किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव
लेजिस्लेचर पावर हो गया। और ये पावर किसके लिए था? फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। एंटायर ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये पूरा भारत जिन पर इनका कंट्रोल था। यानी जो पिंक कलर दिख रहा है, साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली मैसूर पर भी था। मैसूर पर कैसे था? एक्चुअल में जब टीपू सुल्तान 1799 में हार गया, इन्होंने उस पर कंट्रोल तो किया लेकिन शासन नहीं किया। शासन के उन्होंने अडयार वंश के एक बालक को, जो उस वंश का उत्तराधिकारी था, उसे नियुक्त कर दिया शासक के तौर पर। और इस पर उनका बाहरी तौर पर कंट्रोल था। यानी ये जो पूरा रीजन था, ये पूरे रीजन पर इनका कंट्रोल था। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके पास क्या हुआ? पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर जो एम्पायर था, उस पर एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन लगा दिया और इनका पूरा कंट्रोल हो गया। कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट का एक्चुअल में ये हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हिस्ट्री में हम देखेंगे। लेकिन जो साउथ वेस्ट अटलांटिक महासागर में एक सेंट हेलेना द्वीप था, आइलैंड था, और उस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था। तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कंट्रोल को भी ब्रिटिश ने ले लिया था। इसी वजह से इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। आगे हम देखें, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उससे कंट्रोल छीन लिए गए। लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके कंट्रोल को बढ़ा दिया गया। अब पहली बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ड का क्रिएशन हो। यानी इस चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी थी, उसको इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोसेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। यानी जो ये हम देख रहे हैं इस फिगर में जो हम देख रहे हैं ब्रिटिश टेरिटरी है पिंक कलर में, और ये अवध भी इनडायरेक्ट कंट्रोल में था और मैसूर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल में था। तो ये जो हम टेरिटरी इनका देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो इंटायर टेरिटोरियल एरिया है, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कंट्रोल करती थी, अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक तरीके से उस पर कंट्रोल हो गया। ऐसा उन्होंने पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा और उसकी पूरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दिया। तो हमने देखा कि इसको एक लेजिस्लेटिव सैंक्शन की बॉडी मिल गई, वन मैन शो बन गया, कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया इनकी कंप्लीट हो गई। अगर हम आगे देखें तो जो एक्ट्स थे, लॉ थे, वो एक्ट्स बन गए। पहले रेगुलेशन कहलाते थे, जैसा कि हमने कहा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर अब लेजिस्लेटिव सैंक्शन आ गए। पहले इसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन केवल होता था, लेकिन अब लेजिस्लेटिव सैंक्शन आने के वजह से इनको क्या कहा गया? एक्ट्स कहा गया। जो लॉ थे उन्हें एक्ट्स कहा गया। साथ ही साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो हमने पहले शुरू में बात किया, किसी के फाइनेंशियल पावर को छीन के पंगु बनाने का, तो यही कॉन्सेप्ट था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी कमर्शियल बॉडी की एक्टिविटी थी, उससे उन्होंने छीन लिया। यानी अब उसके पास फाइनेंशियल मैटर, कमर्शियल बॉडी के जो भी फंक्शन थे, उसको छीन लिया गया और अब उसको केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। यानी अब उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल पावर खत्म हो गया। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन करके रह गया। आगे हम देखें तो विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट ने क्या किया? कंपनी के जो टेरिटरी थी, जो भी टेरिटरी थी, अब वो चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास। ब्रिटिश क्राउन के पास चली तो गई, लेकिन कंट्रोल तो अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। इसका मतलब क्या है कि पावर कॉलोनाइजेशन हो गया, वन मैन शो हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, लेकिन पूरा का पूरा काम अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो देख रही है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया, इन ट्रस्ट एंड फॉर हिज मजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर। ये जो ट्रस्ट वर्ड आया है, इसका एक स्पेशल मीनिंग। जैसे हम प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा एग्जांपल के तौर पर बात करें, अयोध्या में श्री भगवान रामचंद्र का मंदिर बन रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बना दिया। और ट्रस्ट का जो हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा जो अयोध्या जिला है उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीएम है, उनको बनाया गया है, हेड बनाया गया है। और उनको कंडीशन लगा दी गई है वो धार्मिक रूप से हिंदू होना चाहिए। हिंदू होना ही पर्याप्त नहीं है, हिंदू में प्रैक्टिस इन हिंदू होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर बदल जाए तो मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल गए तो जो नया पर्सन आएगा वो उस ट्रस्ट को
देखेगा, उसके कामकाज को देखेगा। यानी अब अयोध्या का जो मंदिर है उस पर किसी एक पर्सन का कंट्रोल नहीं है, उस पर कंट्रोलर उस जो मंदिर है मंदिर प्रशासन का कंट्रोल है, लेकिन वो चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर दे दी गई कि अब आपको चलाना है, इस ट्रस्ट के कामकाज को देखना है। बिल्कुल उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में शासन कर ही रही थी, उनको एक कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो बना दिया गया, लेकिन ट्रस्ट इन ट्रस्ट एंड फॉर हिज मजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सेसर, इसका मतलब ये है कि जो उनके उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी होंगे इसके ब्रिटिश क्राउन के, वही इसके असली हकदार होंगे, किसके, इंडियन जो ब्रिटिश टेरिटरी है उनके। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रस्ट की तरह काम करेगी, यानी उस पर उसका कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, केवल उसको फंक्शन को ऑपरेट करना था। इस तरीके से हम देखें, एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना था, कमर्शियल फंक्शन को हटा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग पंगु बना दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव पावर थे किसके, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, और साथ साथ गवर्नर के, वहां पर गवर्नर होते थे, जो गवर्नर थे बॉम्बे के और मद्रास के, उनके गवर्नर के पावर को, जो लेजिस्लेटिव पावर उनका होता था, उसको भी छीन लिया गया। एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव के साथ साथ वो लेजिस्लेचर का फंक्शन स्वयं ही परफॉर्म करते थे, कोई लेजिस्लेचर का नाम की कोई बॉडी नहीं होती थी। इस एक्ट ने उसको भी छीन लिया, यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब पूरे के पूरे जो भी टेरिटरी थी, ये उस पूरे टेरिटरी पर एक पर्सन का अधिकार हो गया, वो कौन था, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन का संपूर्ण अधिकार हो गया। आगे हम देखते हैं 1800 चार्टर एक्ट ने क्या कहा। इसने भारतीयों के लिए थोड़ा सा अच्छे कदम की बात किया। इसने कहा कि जो इंडियन सिविल सर्विस है, कोवेनेंटेड सिविल सर्विस, इसमें उसने कहा कि ओपन कंपटीशन होगा। एक्चुअल में जो 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया, उसने कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड या अनकोवेनेंटेड नाम के दो सिविल सर्वेंट की डिवाइड कर दिया था। ये डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर था। इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जा करके इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया के नाम से है, उसे आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विस है उसमें भी एक ओपन कंपटीशन आयोजित की जाएगी और उसमें इंडियंस को भी पूरा मौका दिया जाएगा कि कोई भी इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था, एक्चुअल में ये फाइनेंशियल मैटर को देखते थे। इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को मंजूरी नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा उपद्रव शुरू हो गए, यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में ये प्रोविजन जो था कि ओपन कंपटीशन कराया जाए सिविल सर्विस के लिए और इंडियन को उसमें बैठने की परमिशन दिया जाए, इसको एक्चुअल में इफेक्ट में न लाया जा सका। साथ ही साथ इस एक्ट ने एक और प्रोविजन लाया इंडियंस के लिए। ने कहा कि जो कोई भी इंडियन है, उन्हें किसी भी पोस्ट पर, किसी प्लेस एम्प्लॉयमेंट, किसी ऑफिस में, किसी प्लेस पर, किसी पोस्ट पर या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए डिबार नहीं किया जा सकता है। उन्हें अब कहीं पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन का जो क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा था, वो डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया को खत्म करने की बात की। यानी कहा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर किसी भी इंडियंस के एम्प्लॉयमेंट पर, किसी पोस्ट को होल्ड करने पर या किसी अन्य तरीके के जो है ऑफिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनको भी भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन इस मामले को भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया और यूरोपियंस ने, अंग्रेजों ने सब विरोध किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पर दबाव बनाया। तो इसको भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मंजूरी न मिलने की वजह से ये एक्ट का पार्ट एक्चुअल में इफेक्ट में न आ सका। यानी सिविल सर्विस के लिए और किसी पोस्ट को होल्ड करने के लिए ये जो दो प्रोविजन थे वो कभी इफेक्ट में आ ना सके। इस एक्ट में केवल प्रोविजन था, लेकिन हाँ, ये प्रोविजन जो सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन का था, ये 1853 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविजन आया और उसके बाद ये एक्टिव हो गया। आगे हम देखें तो इसने जो है, जो भारत में लॉ थे, अगर हम बात करें उस समय, हमने एक बार देखा था, जो पहले वीडियो हम देख चुके हैं, कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट के आने के पीछे की वजह और थी कि जो भारत में उस समय जो शासन व्यवस्था थी
वो मुस्लिम प्रणाली से चलती थी, क्योंकि भारत में बहुत लंबे समय से मुस्लिमों का शासन था। तो जो मुस्लिम शासन चलती थी, सारे व्यवस्था मुस्लिम नियम के अनुसार चलती थी। और जो सरकार की लैंग्वेज होती थी, जो ऑफिशियल वर्क होता था, जो जुडिशरी की लैंग्वेज होती थी, एक्चुअल वो फारसी भाषा होती थी, फारसी भाषा होती थी। और वो 1784 के एक्ट ने कहा कि हिंदुओं को हिंदू लॉ से ट्रीट किया जाएगा और मुस्लिमों को मुस्लिम लॉ से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें ऑन पेपर नहीं चल रही थी, इसलिए उसको कहा कि लॉ को सब कोडिफाई किया जाए, सारे लॉ को पढ़ा जाए, उन्हें एक संहिताबद्ध किया जाए, हिंदुओं के लॉ को अलग से, मुस्लिमों के लॉ के अलग से, या जो क्रिश्चियन भी आ चुके थे तो सबके लॉ को उसने कहा कि कोडिफाई किया जाएगा। उसने कहा कि तो जितने इंडियंस लॉ हैं अब उन्हें कोडिफाई करने का प्रयास किया गया, और इसके लिए एक इंडियन लॉ कमीशन की भी स्थापना किया गया। यानी इसके लिए चार्टर एक्ट के माध्यम से एक इंडियन लॉ कमीशन को सेटअप किया गया, ऐसा गवर्नमेंट को आदेश दिया गया। यानी चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को आदेश दिया। ये चार्टर एक्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को आदेश कौन दे रहा? ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन ने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि एक इंडियन लॉ कमीशन स्थापित किया जाए। तो जो पहला भारत में लॉ कमीशन स्थापित किया गया इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, और उस लॉ कमीशन के चेयरमैन जो बनाए गए लॉर्ड मैकाले। जो पहला लॉ कमीशन भारत में बना उसके पहले चेयरमैन लॉर्ड मैकाले थे इस एक्ट के माध्यम से। तो अगर हम देखें, ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के ये कुछ प्रोविजन थे। इस प्रोविजन में हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग नहीं लाई गई थी। यानी जो चेंजिंग लाई गई, जैसे दो बात उन्होंने कहा, सिविल सर्विस के लिए और कंपनी के पोस्ट पर होल्डिंग के लिए, तो उसको नेगेट कर दिया गया। यानी जो चेंजिंग लाई गई थी एक्चुअल में वो ब्रॉड स्केल पर नहीं थी। ब्रॉड स्केल का सेंस ये है कि इंडियंस के लिए उसमें फायदा नहीं था, वो ब्रिटिश के लिए चेंजिंग ज़्यादा थी, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चेंजिंग थी। यानी यूँ कहें कि उनका स्ट्रक्चर में बदलाव तो आया लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, भारत में जो रेलवे की स्टार्ट हुई तो पहले रेलगाड़ी कैसे चलती थी? कोयले से चलती थी। कोयले के बाद उन्होंने डीजल इंजन बन गया। जब डीजल इंजन बना तो कोयले के इंजन को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया डीजल इंजन से, और डीजल इंजन के बाद इलेक्ट्रिक इंजन आ गए। तो इलेक्ट्रिक इंजन से गाड़ियां चलने लगी। आज प्रेजेंट टाइम में डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों चलती है। अभी इसी अगस्त महीने में जर्मनी में एक एक्सपेरिमेंट काफी दिनों से चल रहा था, वो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। अब जो है हाइड्रोजन फ्यूल से ट्रेनों को चलाया जाना शुरू कर दिया गया। यानी कोयले से इंजन चले, फिर डीजल से चले, डीजल से चल ही रहे हैं, बिजली से चल ही रहे हैं, अब हाइड्रोजन से भी चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्रेन का काम है चलाने का, तो ट्रेन तो चल रही है, उसका सिस्टम वही का वही है कि हम पैसेंजर ढोएंगे, ये उनका मेन मोटो है, हम मालगाड़ी से सामान ढोएंगे, ये उनका सिस्टम है। इस सिस्टम अभी भी वही का वही है, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर में बदलाव कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से बदलाव किए गए। काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किए गए, लेकिन उनके सिस्टम में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसको इंडियंस के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट न डाल सका ये चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के बाद हम देखेंगे कि अगले वीडियो में क्या देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट, तो चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 के चार्टर एक्ट को देखेंगे। ये चार्टर एक्ट फाइनल मतलब अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इंडियंस को भी सिविल सर्विस में मौका दिया गया। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी कमेंट करना हो, क्वेरी हो किसी मैटर को लेकर के, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।